नमस्ते किसान भाइयों। आज मैं धान की खेती करने वाले सारे किसानों के साथ बात करना चाहता हूं। मैं धान की खेती करने वाले किसानों से आज 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप हर प्रश्न को ध्यान से सुनिए। क्या आप प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपया ज्यादा कमाना चाहते हैं, या मैं पूरे देश के जितने भी धान के किसान हैं उन सब से अगर एकत्रित होकर पूछूं, क्या आप सारे किसान मिलकर 43 अरब रुपए ज्यादा बचाना चाहते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या आप 10 करोड़ लोगों को साल भर का पानी मुहैया कराने में देश की मदद करना चाहते हैं? तीसरा प्रश्न, क्या आप दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना चाहते हैं? चौथा प्रश्न, क्या आप 1.5 लाख बैरल डीजल बचाने में देश की मदद करना चाहते हैं? और अंतिम प्रश्न, क्या आप अपने जमीन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, जो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी वैसी ही खेती हो सके जैसा आज आप कर रहे हैं? यदि आप इन पांचों प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल एग्री मास्टरी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हमारी इस पूरी वीडियो को अंत तक देखें, आपको इन पांचों प्रश्नों का जवाब मिलेगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये पांचों चीजें मुमकिन हैं। चलिए हम देखते हैं कि हमने आपसे जो पांचों प्रश्न पूछे उसको उसके जो सारे लाभ हैं उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमने आपसे जो पांचों प्रश्न पूछे उसके लिए आप सभी जो धान के किसान हैं उनको मैं एक नई पद्धति बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है धान की सीधी बुआई, या जिसको डायरेक्ट सीडेड राइस भी कहते हैं। डायरेक्ट सीडेड राइस पद्धति में हम धान के बीज को डायरेक्ट जमीन में बुआई कर देते हैं। हम जो जो इसका पारंपरिक जो तरीका है जिसमें हम लोग पहले नर्सरी लगाते हैं और फिर उसकी रोपाई करते हैं, ऐसे विधि का प्रयोग नहीं करते। हम सीधे धान की बीज को जमीन में डाल देते हैं। जैसे हम लोग गेहूं की बुआई करते हैं वैसे ही धान की बुआई करते हैं। अब धान की बुआई की यदि हम जो नई पद्धति है जिसे डीएसआर पद्धति कहते हैं, या धान की डायरेक्ट बुआई कहते हैं, और जो ट्रांसप्लांटेशन है, यदि उन दोनों के बीच में हम तुलना करें तो इसके बीच में ऑलरेडी एक तुलना जो है, हमारे एक वैज्ञानिक कौर और सिंह साहब हैं जिन्होंने पंजाब में 2017 में एक रिसर्च किया, और वो रिसर्च में जो दोनों के बीच में जो तुलनात्मक अध्ययन की गई उसको मैंने यहाँ पे आपको दिया है। इसमें पाया गया कि धान की जो डायरेक्ट बुआई होती है इसमें पैदावार तो रोपाई के लगभग बराबर होता है, लेकिन पानी रोपाई की तुलना में कम लगता है, मजदूरी रोपाई की तुलना में कम लगता है, ग्रीन हाउस गैस खास तौर से जो मीथेन गैस निकलता है वह इसमें आधा निकलता है, और किफायती देखा जाए मतलब कितना इसमें खर्चा होता है और कितनी जो है फायदा होता है, तो किफायत के हिसाब से भी जो धान का जो डायरेक्ट बुआई है वह ज्यादा किफायती होता है। और हमारी जो जमीन है वह अगले फसल के लिए, हमारी जो जमीन के ऊपर कोई इसका जो है अगले फसल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि रोपाई में हमारी जमीन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम जो धान की डायरेक्ट बुआई है, डायरेक्ट सीडेड राइस का जो तरीका है उसको मैं एक एक करके इसके सारे तरीके आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हमको लैंड को लेजर लेवलिंग द्वारा एकदम लेवल कर देना होता है, जिससे जमीन एकदम समतल हो जाए। इससे हमको पूरे खेत में एक समान सिंचाई मिलती है। महीन की मिट्टी की हमको एक महीन परत तैयार कर देनी होती है, जो हमारे बीज को डालने के लिए एक अच्छे सीड बेड का काम करे। और इसका जो बुआई का समय है, हम लोग खरीफ, जो बारिश से पहले वाला जो सीजन होता है, जी बारिश के समय वाला जो सीजन होता है, खरीफ में हम जून के पहले सप्ताह से लेकर 15 जुलाई तक इस विधि से हम लोग धान की बुआई कर सकते हैं। मतलब इसमें सिंपल सा बात है कि आपको मतलब बारिश चालू हो उससे 10 से 15 दिन पहले ही बुआई चालू कर दे, मतलब बुआई करके कर देना है धान की, जिससे जब बारिश आए तो कम से कम धान के 3-4 पत्ते उग गए। और यदि आप रबी सीजन में भी धान की खेती करना चाहते हैं तो आप 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक आप इसकी बुआई जो है डायरेक्ट धान की बुआई कर सकते हैं। अब किस प्रकार की मिट्टी के लिए जो है धान का डायरेक्ट बुआई लाभदायक होता है, तो मध्यम से भारी बनावट टेक्सचर्ड वाली जो मिट्टी होती है उसमें जो है डीएसआर पद्धति का बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल होता है। फिर हमको सीड ड्रिल की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास इंक्लाइंड प्लेट मीटरिंग सीड ड्रिल हो तो वह हमारे लिए एकदम मतलब बेस्ट, मतलब हमको रिजल्ट देता है। इससे हमको रो टू रो और प्लांट टू प्लांट के बीच की दूरी एकदम अच्छे से मिलता है। और हम लोग
सीड ड्रिल की मदद से 2 से 5 सेंटीमीटर की गहराई की बुआई करते हैं। अब अगर बीज को देखा जाए कि कितना बीज लगेगा जो है, तो सीड ड्रिल यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ेगी। और यदि हम छिड़काव के द्वारा, या जिसको अंग्रेजी में ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड का उपयोग करते हैं, तो हमको 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का जरूरत पड़ता है। अब फर्टिलाइजर की यदि बात करें तो 1 हेक्टेयर में फास्फोरस 50 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम और जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम लगता है। और नाइट्रोजन हमको 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का जरूरत पड़ता है। लेकिन नाइट्रोजन को हम लोग अपने 3 बार में हम लोग देते हैं। फास्फोरस, पोटास और जिंक सल्फेट को एक ही बार में बुआई के समय में दे देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को हम लोग 3 भाग में देते हैं। पहला तिहाई हम लोग बुआई के समय दे देते हैं, दूसरा तिहाई हम लोग 30 दिन बाद बुआई के देते हैं, और जो मतलब अंतिम तिहाई है उसको हम लोग बुआई के 55 दिन बाद देते हैं। अब हम बीज के बारे में बात करेंगे तो डीएसआर पद्धति मतलब धान के डायरेक्ट बुआई में हमको ऐसी बीज के चयन करनी होती है जो छोटी अवधि या मध्यम अवधि में पक जाती हो, उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा ना हो, छोटी ऊंचाई वाली बीज लेते हैं। और ऐसी बीज लेते हैं जो लेटने वाली वैरायटी ना हो, मतलब जो मतलब आपने देखा होगा कुछ धान की वैरायटी ऐसी होती है जो खेतों में लेट जाती है, तो ऐसी वैरायटी हम इसमें लेंगे जो खेतों में लेटे नहीं। सिंचाई के विषय में यदि बात करेंगे तो इसमें जैसा मैंने पहले भी बताया है कि सिंचाई हमको कम लगता है, लेकिन कुछ इसके जो क्रिटिकल स्टेज होते हैं, जो उस क्रिटिकल स्टेज में हमको पानी देना बहुत जरूरी होता है। और उन क्रिटिकल स्टेज में जो पहला स्टेज होता है कि हम लोग जब बीज की बुआई कर देते हैं तो अंकुरित होते समय हमको सिंचाई की जरूरत पड़ती है। फिर जब मतलब पौधे में जो है मतलब टिलरिंग स्टेज आता है, जिसको हम लोग मतलब कुल्ले फूटने की अवस्था बोलते हैं, उस समय पानी की जरूरत होती है। फिर जब इसमें जो पुष्पगुच्छ, जिसमें मतलब दाने लगने वाले जो इसके मतलब भाग होते हैं, अगर उसका जो विकास चालू होता है उस समय पानी की जरूरत होती है। और जब इसमें फ्लावरिंग स्टेज आता है तो इस समय हमको पानी देना जरूरी होता है। बाकी के समयों में यदि हम पानी नहीं भी देते हैं तो चलेगा, लेकिन इन क्रिटिकल स्टेज में हमको पानी की जरूरत बहुत ही नितांत आवश्यक होती है। और फिर खरपतवार, खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए हम लोग जब इसकी बुआई करते हैं उसके साथ ही हम लोग मतलब शाकनाशी दवा का छिड़काव कर देते हैं, जिससे हमको 1 महीने तक हमको मतलब किसी प्रकार का खरपतवार हमारे खेत में नहीं उगता है। और फिर 1 महीने के बाद हम लोग इसका पुनः जो है छिड़काव अपने मतलब डायरेक्ट जो है मतलब गेहूं में, सॉरी, अपने बालू में या रेत में मिला के हम लोग इसको कर सकते हैं। और सांस्कृतिक खरपतवार नियंत्रण का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग जरूरत पड़ने पर मतलब मैनुअल तरीके से भी, और यदि हमारे पास मतलब यदि कोई मतलब मैकेनिकल वे है तो उससे भी हम इसके खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया था कि इसमें पानी की कम खपत होती है, तो एक वैज्ञानिक गिल साहब हैं जिन्होंने 2006 में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। तो उन्होंने पाया कि इस विधि में जो हमारा डीएसआर विधि है, इसमें 20 से 25% पानी की जरूरत कम लगती है। अब यदि ये सारी चीजों को यदि हम लोग जोड़ दें तो हम लोग पाएंगे कि हमको डायरेक्ट जो धान की बुआई है उससे हमको 10 फायदे हैं। पहला फायदा कि लेबर की इसमें 30 से 40% की बचत होती है। दूसरा, पानी का 20 से 30% की बचत। डीजल, क्योंकि हमको पडलिंग नहीं करना पड़ेगा, तो डीजल हमको 50 से 60% जो मतलब डीजल पूरे धान की खेती में लगने वाला वो बच जाएगा। समय पर हमारी बुआई हो जाएगी, और समय पर बुआई करेंगे उसके उससे ज्यादा एक और भी फायदा है। यह जो हम लोग डायरेक्ट सीडेड मेथड का प्रयोग करते हैं या डायरेक्ट जो धान की बुआई करते हैं, इसमें फसल 7 से 10 दिन पहले तैयार हो जाती है। अब जब फसल 7 से 10 दिन पहले तैयार हो जाएगी तो आपको जो अगली फसल लेनी है उसकी तैयारी के लिए आपको उचित समय मिल जाता है। फिर उर्वरक, जी इसमें फर्टिलाइजर इफिशियंसी इस मेथड में, क्योंकि हम लोग पानी का बारंबार इस्तेमाल नहीं करते हैं, या हम लोग जलमग्न करके पूरी खेती में मतलब जलमग्न करके जैसा हम लोग ट्रांसप्लांटेशन में करते हैं वैसा इसमें नहीं करते हैं। तो इसमें जो फर्टिलाइजर हम लोग डालते हैं, फर्टिलाइजर की इफिशियंसी ज़्यादा होती है। और जैसा कि इसमें लेबर की बचत होती है, अपनी डीजल की बचत होती है, तो हमको यह किफ़ायती भी होता है। इसमें ज़्यादा हमको मतलब खर्चे हमारे कम लगते हैं। और जमीन का स्वास्थ्य भी इसमें अच्छा हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि जमीन की पडलिंग नहीं करते हैं तो जमीन कठोर नहीं होता है, और जमीन अगले मतलब सीजन के लिए भी हमारा अच्छे से तैयार रहता है।
और 10वां जो फायदा है कि इसमें मेथेन गैस का उत्सर्जन कम होता है। अब मैंने जो आप लोगों से प्रश्न पूछे थे, अब मैं उनका सीधे जवाब देने जा रहा हूं कि 10,000 रुपये कैसे बचेंगे। तो आप नर्सरी, रोपाई और पडलिंग के खर्चे जोड़ लेंगे, पूरे भारत में कम से कम 1 हेक्टेयर में आप लोगों को 10,000 रुपये की नर्सरी, रोपाई और पडलिंग की बचत हो जाएगी। और आपको पूरे भारत में अगर, मतलब जैसे मैंने बताया था 43 अरब रुपए की बात, तो पूरे भारत में 43 लाख हेक्टेयर की धान की खेती होती है। तो यदि हम लोग 43 लाख हेक्टेयर में 10,000 रुपया बचाते हैं तो वह 43 अरब रुपया होता है। तो पूरे देश के किसानों को 43 अरब रुपए की बचत हो सकती है यदि हम लोग धान की सीधी बुआई करें। दूसरा बात हमने आपसे पूछा था कि क्या हम लोग 10 करोड़ लोगों के को पानी की साल भर की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम समझते हैं। 2022-23 में भारत में 1,357 लाख टन धान का उत्पादन हुआ था। और आप लोगों को पता होगा कि 1 किलो चावल पैदा करने के लिए अपने को 3,800 से लेके 5,300 लीटर पानी की जरूरत होती है। यदि हम औसत इनका पकड़ लें 4,000 लीटर, अगर 1 किलो चावल पैदा करने के लिए, तो हमारे 1,357 लाख टन चावल के लिए हमको 543 खरब लीटर पानी लगेगा। अब यदि डीएसआर तरीके से, जैसा हमने हमारे गिल साहब के एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला कि 20 से 22% हमको पानी कम लगेगा, यदि हम 20% भी पकड़ के चलते हैं तो हमको 108 खरब लीटर या 1,080 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी हम बचा लेंगे। और भारत में जो शोध से पता चला है कि एक व्यक्ति को एक वर्ष में 1,000 क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत होती है। तो यदि हम लोग 1,080 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी, करोड़ क्यूबिक मीटर पानी को 1,000 क्यूबिक मीटर पानी से डिवाइड करेंगे, तो कम से कम यह 10 करोड़ की जनता को पूरे वर्ष के पानी की जरूरत को पूरा कर सकता है। तो किसान भाइयों, धान के किसान भाइयों, अगर हम लोग इस पद्धति का पूरे भारत में प्रयोग करते हैं तो हम लोग अपने देश में जो पानी की किल्लत है, हम लोग अपने 10 करोड़ की मतलब जनता को पानी की, मतलब पानी को, अच्छे पानी को उनको पहुंचा सकते हैं। फिर मैंने आपसे पूछा था कि क्या हम लोग ग्लोबल वार्मिंग में कोई मदद कर सकते हैं। पहली बात यह है कि आप लोग जानते होंगे कि चावल की खेती से मीथेन गैस निकलता है। मीथेन ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे बड़ा जो मतलब कंपोनेंट है, जो कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग करता है। यह मीथेन गैस जो है वह 30 से 50% के बीच का मतलब तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। और एक एस्टिमेट के हिसाब से तो यह पता लगाया गया है कि अब तक जो हमारी जो पूरी धरती की जो गर्मी तापमान में वृद्धि हुई है, उसमें आधा डिग्री जो वृद्धि हुई है वह केवल मीथेन गैस की वजह से हुआ। अब मीथेन गैस निकलता कैसे है। धान की जो पारंपरिक जो तरीके थे जिसमें हम लोग चावल की खेती मतलब करने के लिए हम लोग पूरे खेत को पानी से भर देते थे, जो महीनों महीनों तक, 2-2.5 महीने तक अपना पानी भरा रहता था। पानी के भरे होने से जो ऑक्सीजन है वह जमीन के पास पहुंच नहीं पाता था। इससे मीथेन उत्सर्जक जो बैक्टीरिया होती थी उनके लिए यह बहुत अच्छा मतलब माहौल हो जाता था। और पानी, जब ऑक्सीजन जब जमीन को नहीं मिलेगा, उसी कंडीशन में जो है मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और आपको मैं बताते हुए मतलब आपको मैं सतर्क करना चाहता हूँ कि मीथेन गैस से देश में हृदय रोग, जन्म दोष, अस्थमा और बहुत सारे अन्य खराब से खराब प्रतिकूल प्रभाव शरीर पे हमारे पड़ रहे हैं। लेकिन यदि हम लोग धान की डायरेक्ट बुआई करें, डीएसआर पद्धति को अपनाएं, तो इसमें डीएसआर पद्धति में हम लोग पानी एडब्ल्यूडी, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसमें 2-3 बार सिंचाई करते हैं और बाद में उसके पानी को खुद बाहर निकाल देते हैं। तो डीएसआर विधि में यदि हम लोग जिस तरह से मतलब अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग मेथड का प्रयोग करें, तो प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि इससे मीथेन गैस का उत्सर्जन आधा हो जाता है। तो मेरे देश के सभी धान के किसानों से अपील है कि आप यदि देश या दुनिया की अगर गर्मी को, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें यदि मदद देना चाहते हैं, तो भी आप इस पद्धति का प्रयोग करें। हमने आपसे चौथा प्रश्न पूछा था कि क्या हम लोग देश की डीजल की खपत को कम कर सकते हैं, 1.5 लाख बैरल डीजल कम से कम। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब पडलिंग ऑपरेशन नहीं करेंगे, पडलिंग ऑपरेशन में कम से कम 1 हेक्टेयर के लिए 7 से 8
लीटर डीजल की जरूरत पड़ती है। हमको हमारे देश में टोटल 43 लाख हेक्टेयर धान की खेती होती है। तो यदि 43 लाख हेक्टेयर को हम लोग 7 लीटर से गुणा करेंगे तो 3 करोड़ लीटर डीजल बचेगा, जो कि 1.8 लाख बैरल डीजल होगा। तो मैंने तो 1.5 लाख लीटर डीजल की ही बात की थी, 1.5 लाख बैरल डीजल की बात की थी, लेकिन हम लोग लगभग 2 लाख बैरल डीजल बचा सकते हैं यदि हम लोग धान की डायरेक्ट बुआई करें तो। हमारा अंतिम प्रश्न था कि क्या आप अपनी जमीन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, जिससे आपके आने वाले पीढ़ियों को आप एक अच्छी जमीन दे के जाएं, जिससे वो भी सदियों तक खेती कर सकें। तो इसका भी एक जवाब, सीधा सीधा जवाब यही है कि हम लोग जब पडलिंग नहीं करेंगे तो हमारी जमीन कठोर नहीं होगी, क्योंकि पडलिंग करने से जमीन सीमेंट जैसा बनता जाता है। और पडलिंग जब हम करते हैं तो आपको पता होगा कि जहां जहां भी पडलिंग होती है, धान की खेती होती है, उसके बाद दूसरी बार भी वहां या तो धान की खेती होती है या तो गेहूं की खेती होती है। हम कोई और खेती नहीं कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन मेथड की सबसे बड़ी कमी यही है कि अगले सीजन में आपको मजबूरन धान या गेहूं की खेती लेनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप डायरेक्ट धान की बुआई करेंगे तो आपकी जमीन बिल्कुल अच्छी रहेगी, मुलायम रहेगी, जिससे आप अगले सीजन में दलहन या तिलहन की भी खेती कर सकते हैं, जिससे आपकी मिट्टी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। तो मैंने आपको जैसा पांचों प्रश्न शुरू में पूछा था, उन प्रश्नों का सीधा सीधा जवाब दिया। मैं आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप धान की जो डायरेक्ट बुआई का तरीका है, जिसे डीएसआर कहते हैं, उसका जरूर पालन करें। अगर आप शुरुआत में, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी संशय है, तो आपके पास यदि 10 बीघा है तो आप 1 या 2 बीघे से शुरुआत करें। आप 1 से 2 बीघे में हमारे द्वारा दिखाए गए सारे जो विधि हैं उसका प्रयोग करें। आपको 100% हमारी गारंटी है कि आपको इसका फायदा मिलेगा। और आप लोग जरूर इसको जो है मतलब एक बार अपनाएं। अगले सीजन में जब भी धान की मतलब आपकी खेती के समय आए, तो आप जो है डीएसआर मेथड से कम 1-2 बीघा से चालू करें। और जब आप इसको चालू करेंगे और इसको जब इसके फायदे आपको दिखेंगे, तो आप स्वयं ही अगले सीजन में अपनी पूरी मतलब उसके बाद के सीजनों में आप पूरी खेती करने लगेंगे। मैं आपको धान की सीधी बुआई अपनाकर भारत के सुनहरे भविष्य का भाग्य विधाता बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप धान की सीधी बुआई को खुद भी अपनाइए और अपने साथी, रिश्तेदार, किसान भाइयों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें।